चंद्रशेखर नाम सूरज का प्रखर उत्ताप हूं, फूटते ज्वालामुखी सा क्रांति का उद्घोष हूं, चीखते प्रतिरोध का जलता हुआ आक्रोश हूं, विवश अधरों पर सुलगता गीत हूं विद्रोह का। मैं गुलामी का कफन उजला सपन स्वाधीनता का, नाम से आजाद हर संकल्प से फौलाद हूं, नाम से आजाद हर संकल्प से फौलाद हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज 27 फरवरी को हम याद करेंगे देश के अमर क्रांति नायक चंद्रशेखर आजाद की शहादत को। आज से कोई 100 साल पहले 9 अगस्त सन 1925 को यूपी की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ है शहरी इलाके से काकोरी क्षेत्र। इस इलाके में ट्रेन लूट की एक ऐसी घटना हुई जिसने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी, आजादी के संग्राम की धारा ही मोड़ दी। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, उसको रोककर राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिवीरों ने ब्रिटिश सरकार को एक बड़ी चुनौती दे डाली। ब्रिटिश सरकार के खजाने के 4,679 रुपये एक आना और 6 पाई लूट लिए। इस घटना से बौखला गई थी ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारियों की धरपकड़ में जुट गई थी। अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, बनारसी लाल, ऐसे तमाम क्रांतिवीरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन भेष बदलने में माहिर और चकमा देने की कला में सिद्धस्त चंद्रशेखर आजाद का कोई सुराग पुलिस लगा ही नहीं सकी। ब्रिटिश हुकूमत लगातार उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन वो आंख मिचौली करते हुए उनके हाथ नहीं आ पा रहे थे। पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ पाने में विफल रही थी। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद को जानकारी मिली कि उनके साथियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्हें फांसी की सजा हो गई। अपने इन क्रांतिवीर साथियों की फांसी की सजा को कम कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद पहले तो हरदोई जेल में बंद पत्रकारिता के महापुरोधा महापुरुष गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने पहुंचे। उनसे सलाह ली, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि वो इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करें। यह सलाह उन्हें दी गई। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए। इलाहाबाद यानी आज का जो प्रयागराज है, तब यहां का एक जो कटरा इलाके में एक घर हुआ करता था, जहां पर वो शरण लेते थे, वहीं पर वो ठहरते थे। अब जवाहरलाल नेहरू से जब उनकी आनंद भवन में मुलाकात हुई तो इन दोनों पुरोधाओं में चर्चा क्या हुई, इसे लेकर कई मत हैं। कुछ का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू उनकी सशस्त्र क्रांति के विचार से सहमत नहीं हुए, तो चंद्रशेखर आजाद नाराज होकर लौट गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस मुलाकात का जिक्र किया है। उसमें वो लिखते हैं कि मेरे पिता की मौत के बाद, यानी जो पंडित मोतीलाल नेहरू, उनकी मौत के बाद एक अजनबी शख्स मुझसे मिलने मेरे घर आए। मुझे बताया गया कि उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैंने इससे पहले उन्हें नहीं देखा था, लेकिन 10 साल पहले उनका नाम जरूर सुना था, जब वे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए थे। वे जानना चाहते थे कि अगर सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है तो फिर क्या उन जैसे लोग शांति से रह सकेंगे। उनका मानना था कि सिर्फ हिंसक तरीकों से आजादी हासिल नहीं की जा सकती है, आजादी की लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, लेकिन ना सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से भी ऐसा किया जा सकता है। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार रहे हैं यशपाल। उन्होंने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन में लिखा है कि आजाद आनंद भवन में जब जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए तो इस मुलाकात के बाद
वो कतई खुश नहीं थे। नेहरू ने ना सिर्फ हिंसक आंदोलन की उपयोगिता पर संदेह जाहिर किया था, बल्कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA है, जो चंद्रशेखर आजाद का संगठन, उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। यशपाल की पुस्तक में यह भी दर्ज है कि वायसराय की ट्रेन के नीचे बम विस्फोट के मुकदमे की वजह से, ये जब जानकारी मिली नेहरू को कि चंद्रशेखर आजाद पर यह भी मुकदमा चल रहा है, तो उन्होंने ही आजाद को विदेश जाने की राय ली थी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों से सलाह ली और उनकी सलाह के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद रूस की यात्रा पर जाने की उन्होंने एक योजना तैयार कर ली थी। लेकिन अब विदेश यात्रा पर निकलना था तो जरूरी साजो सामान भी, उसकी भी इंतजाम करना बेहद आवश्यक था। इसीलिए 27 फरवरी 1931 को कटरा से निकलकर अल्फ्रेड पार्क जाने के लिए निकले थे। तो जब चंद्रशेखर आजाद इस दिन को 27 फरवरी 1931 को जब निकल रहे थे, तो हिंदू हॉस्टल चौराहे पर उन्हें एक मुंह बांधे एक शख्स दिखाई दिया जो उन्हें घूर रहा था। चंद्रशेखर आजाद को कुछ खटका, कुछ आशंका हुई। उन्होंने उस शख्स को, उसकी तरफ देखा, उन्होंने उसे घूरा तो वो शख्स वहां से भाग निकला। यशपाल लिखते हैं कि उस घटना से एक रात पहले रूस की यात्रा की तैयारियों को लेकर साथियों में उनके चर्चा होती रही। कैसे तैयारी होनी है, क्या होना है, और यह भी विचार किया गया कि बीहड़ इलाकों से गुजरना पड़ सकता है, 100 तरीके की समस्याएं होंगी, बीमारी हो सकती है, कोई और मुसीबत आ सकती है, चुनौती आ सकती है, कुछ दवाओं का भी इंतजाम करना पड़ेगा। पंजाब में पहले पहुंचेंगे, फिर उसके बाद और आगे की यात्रा होगी, उसमें सर्दी बढ़ती जाएगी, इसलिए स्वेटर भी खरीद लिए जाए। 27 फरवरी 1931 की सुबह सुरेंद्र पांडे और यशपाल, ये चंद्रशेखर के जो सहयोगी थे, ये स्वेटर खरीदने के लिए कटरा से चौक जो मार्केट थी वहां पर जाने के लिए ये लोग निकले, तैयार हुए। चंद्रशेखर आजाद अपने मददगार साथी कोटवा निवासी शिवमूर्त सिंह, उनसे उन्होंने कहा था कि अल्फ्रेड पार्क में उन्हें किसी से मुलाकात करनी है, जो प्रयागराज में, यानी उस वक्त का इलाहाबाद, वहां पर अल्फ्रेड पार्क था, वहां मुलाकात करनी थी। तो उन्होंने कहा था कि साथ ही चलते हैं, तुम लोग आगे निकल जाना, मैं वहीं पर मुलाकात कर लूंगा, फिर वहीं पर आगे वापस आकर बाजार में मुलाकात करेंगे। और वे सब तीनों साथी अल्फ्रेड पार्क के सामने से निकले तो साइकिलों से जा रहे थे। शिवमूर्त सिंह जो उनके साथी थे चंद्रशेखर आजाद के, उन्हें एक साइकिल पर सवार क्रांतिकारी सुखदेव राज दिखाई दिए। वो भी अल्फ्रेड पार्क में एंट्री कर रहे थे, वहां पर अंदर प्रवेश कर रहे थे। तो वो समझ गए कि चंद्रशेखर आजाद इन्हीं से मिलने के लिए अल्फ्रेड पार्क में रुक रहे हैं। ये लोग आगे बढ़ गए क्योंकि इन्हें खरीदारी करनी थी, कई सामान की लिस्ट थी इनके पास। लेकिन इस वक्त तक किसी को यह नहीं पता था कि किसी गद्दार ने सटीक मुखबरी कर दी है और इसकी वजह से पुलिस को चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की भनक लग चुकी है। अब मुखबरी किसने की, किसने पूरी ये सूचना दी, गद्दारी किसने की, ये सवाल बेहद उलझा हुआ है। एक नाम आता है वीरभद्र तिवारी का, यशपाल जो खुद जिन्होंने पुस्तक लिखी है उनका भी नाम सवालों के घेरे में रहा है। आनंद भवन से भी कहा जाता है कि वहां से भी कुछ सुराग लगा पुलिस को। बहरहाल अल्फ्रेड पार्क में जो घेरने वाली 40 लोगों की आर्म फोर्स का जो हिस्सा रहे एक अफसर, उनकी जो डायरी है उसमें वीरभद्र के गद्दार होने की बात कही गई है, यह दावा किया गया है वीरभद्र तिवारी का। अंग्रेजी आर्म फोर्स के गुप्तचर विंग के धर्मेंद्र गौड़ थे, उनकी पर्सनल डायरी थी, वो इस वक्त इलाहाबाद म्यूजियम की लाइब्रेरी में मौजूद है और इसका शीर्षक है आजाद की पिस्तौल और उनके गद्दार साथी। इस किताब में लिखा कि 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जब अल्फ्रेड पार्क पहुंचे, उससे पहले आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए थे। इसके बाद वे सुखदेव राज, वो भी एक क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आजाद के बड़े विश्वस्त थे, उनके साथ सुबह 9 बजे अल्फ्रेड पार्क में वो पहुंचे थे। वहां उन्हें कई चर्चा करनी थी। यहां पर भगत सिंह को छुड़ाने और फिर बिखर रहे संगठन को खड़ा करने पर बातचीत चल रही थी। इस बीच मुखबिर से पुलिस अधिकारी शंभूनाथ को जानकारी मिली कि चंद्रशेखर आजाद, यानी उनको उस वक्त पंडित जी के नाम से कहा जाता था, तो पंडित जी अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है। ये जानकारी शंभूनाथ को मिली।
आनन फानन में शंभुनाथ हरकत में आ गया और उसने अंग्रेज अफसर मेजर्स को आजाद के पार्क में होने की सूचना दी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट एसपी था वहां का, इलाहाबाद का कप्तान था, पुलिस कप्तान। तो रिजर्व पुलिस लाइंस इलाहाबाद में सुबह की परेड हुई थी उसी वक्त। उससे थोड़ी देर बाद, परेड के बाद, वहां पर सार्जेंट टिटरटन रिजर्व इंस्पेक्टर के कार्यालय में बैठा हुआ पेशी के कुछ कागजात को देख रहा था, रूटीन को अपने निपटा रहा था। तभी 9:15 के करीब उसके टेलीफोन की घंटी बजी और ये फोन पुलिस सुपरिंटेंडेंट मेजर्स का था, जिसे शंभूनाथ ने सूचना दी थी। इस सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि जितने भी आर्म फोर्स के जवान हैं, 80 जवान हैं, उनको आधे मिनट के भीतर ही अल्फ्रेड पार्क में मूव कर जाएं। ये आदेश उसने टेलीफोन के जरिए दिया। इनमें से जो 80 जवान थे, इनमें से 40 के पास हथियार थे और 40 जवानों के पास डंडे थे, लाठियां थी उनके पास। ये सभी अल्फ्रेड पार्क के तरफ जैसे ही आदेश हुआ, ये भागना शुरू कर दिया इन्होंने। और इस बीच डिप्टी सुपरिंटेंडेंट विश्वेश्वर सिंह, उसके साथ ही सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच नॉट बॉबर जो थी, इसकी भी बड़ी भूमिका थी इस दौरान। वो भी अपनी एम्बेसडर कार थी इसकी, सफेद रंग की, उसके साथ ये अल्फ्रेड पार्क में पहुंच गया। ये पुलिस टीम ने पूरा घेराबंदी शुरू कर दी। इससे पहले कि पुलिस बल के जवान जो घेराबंदी कर रहे थे, 3 तरफ से वो आगे बढ़ रहे थे अल्फ्रेड पार्क में, अचानक विश्वेश्वर सिंह को साथ लिए नॉट बाबर वो पार्क के अंदर घुसा और उसने तुरंत ही वहां पर पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद पर उसने फायर झोंक दिया, उसने फायर कर दिया। गोली आजाद की दाहिनी जांघ में लगी, वो चोटिल हुए, हड्डी तोड़ती हुई उनकी निकल गई थी ये गोली जो उसने फायर किया था। धर्मेंद्र गौड़ अपनी डायरी में लिखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को एहसास हो गया था, उन्हें हो गया था कि अब शायद वो इस यहां से बचकर निकल नहीं सके, और उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ सुखदेव जो उनके साथी थे, जिनसे वो बातचीत कर रहे थे, उन्हें वहां से उन्होंने रवाना कर दिया, उन्हें निकलने में मदद कर दी, उन्हें वहां से भेज दिया और अपनी जेब से पिस्टल निकालकर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। इस बीच विश्वेश्वर सिंह जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट था, उसने दूसरी गोली चला दी चंद्रशेखर आजाद पर और वो आजाद के दाहिनी हाथ को चीरती हुई उनके फेफड़े में जा घुसी। आजाद ने भी जवाबी फायर शुरू कर दिए और गोलियों की पूरी वहां पर गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जो नॉट बाबर थे, इस बीच उसकी कार को एक गोली लगी, चंद्रशेखर आजाद ने जो मारी थी, वो कार पंक्चर हो गई। इसके बाद आजाद की कोल्ड सेमी ऑटोमेटिक गन, जिसे वो चंद्रशेखर आजाद बमतुल बुखारा कहते थे, इस नाम से अपनी इस पिस्टल को संबोधित करते थे, वो गरजी और नॉट बाबर की कलाई को तोड़ती हुई एक गोली निकल गई। जो डायरी धर्मेंद्र गौड़ ने लिखी है, उस डायरी के मुताबिक आजाद ने 10 राउंड फायर इस दौरान कर दिया और पुलिस की टीम बड़ी संख्या में मौजूद थी। बावजूद इसके वो लोग डरे हुए थे। दूसरी मैगजीन लोड करने के बाद चंद्रशेखर आजाद गरजे। उन्होंने कहा, अरे ओ ब्रिटिश सरकार के गुलामों, मर्द की तरह सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने ये गीदड़ की तरह क्यों छिपकर वार कर रहे हो, क्यों छिपे हुए? तो गौड़ ये लिखते हैं कि उस अपनी पुस्तक में कि चंद्रशेखर आजाद को इस बीच में कई गोलियां, पुलिस ने जो दाग रही थी, वो कई गोलियां लग चुकी थी, बुरी तरीके से वो चोटिल हो चुके थे, लेकिन वो पीछे हटने के लिए, हार मानने के लिए या फिर आत्मसमर्पण करने के लिए, सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसी दौरान कई भारतीय सिपाहियों ने आदेश के बावजूद चंद्रशेखर आजाद पर सीधी गोलियां नहीं चलाई, हवाई फायर करते रहे। बाद में इनमें से कई सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया, उन पर मुकदमा भी चलाया गया, उनसे बेहद नाराज हो गए थे अंग्रेज अफसर। उधर विश्वेश्वर सिंह ने आजाद को सामने आने के लिए ललकारा जब ये मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन तभी चंद्रशेखर आजाद ने एक गोली और फायर झोंका और वो फायर जैसे ही किया, ये विश्वेश्वर सिंह इसका जबड़ा तोड़ते हुए वो गोली निकल गई, वो घायल हो गया। तब तक इस बीच चंद्रशेखर आजाद 39 राउंड फायर कर चुके थे। अब उनके पास अंतिम गोली शेष थी और इसी से उन्होंने अपनी शहादत की गाथा रच दी। कहा जाता है उन्होंने जब ये गोली बची तो उन्हें अब लगा कि अब वो पुलिस के हाथ में आ जाएंगे और उन्होंने शपथ ली थी कि जीते जी तो वो पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली दाग ली। जब ये घटना हुई थी उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल, जो अभी उत्तर प्रदेश में डीजीपी का पद है, इस पर तैनात थे हार्लिन्स, जिन्होंने बाद में अंग्रेजी पत्रिका मैन वन ली।
इस पत्रिका के अक्टूबर 1954 के अंक में एक लेख लिखा जिसमें चंद्रशेखर आजाद के साहस और उनके अचूक निशाने की जमकर सराहना की। हार्लिन्स ने लिखा है उस लेख में कि पार्क में घिरने के बाद आजाद ने पहली गोली पुलिस सुपरिंटेंडेंट नॉट बाबर जो वहां पर आया था उस पर चलाई, जो उसकी बाह में लगी। इस दौरान नॉट बाबर की अगुवाई में झाड़ियों में छिपकर अंग्रेज सिपाही जो वहां थे उन्होंने गोलियां दागनी शुरू की। 40 सिपाही थे जिनके पास असलहे थे, उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह ने निशाना साधने के लिए वो झाड़ी के ऊपर झांक रहा था, ऊपर से निशाना के लिए वो देख रहा था। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने तब तक उनको कई गोलियां, 3 गोलियां तो कम से कम लग ही चुकी थी। ऐसी हालत में भी आजाद ने निशाना साधा और इंस्पेक्टर के चेहरे पर ही निशाना लगा दिया, उसके गोली चलाई जो इस इंस्पेक्टर के जबड़े को चीरती हुई निकल गई। हॉलिन्स ने अपने संस्मरण में आजाद के सटीक अचूक निशाने की जमकर सराहना की थी। उसने यह भी लिखा कि चंद्रशेखर आजाद ने जो अंतिम लेकिन बेहद प्रशंसा योग, क्वाइट एप्रिशिएबल जो अचूक निशाना लगाया वो अंतिम भले था लेकिन बहुत ही अचूक था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये पूरी मुठभेड़ पुलिस के साथ जब खत्म हुई, थम गई, तो चंद्रशेखर आजाद ने उनकी मौत हो गई, लेकिन जो नॉट बाबर था या जो वहां पर मौजूद इतना बड़ा पुलिस का अमला था, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वहां पर नजदीक में चला जाए। सिंह के समान इस क्रांति नायक के नजदीक जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तब नॉट बाबर ने एक सिपाही को भेजा, उससे कहा कि आजाद जीवित है या नहीं, पहले जाके पास जाकर उनके पैरों में गोली मारो, उसके बाद वो लोग वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि ये जब सब कुछ हो रहा था, इस बीच जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक बड़ा दल वहां पर इकट्ठा होने लगा, अल्फ्रेड पार्क के पास जुटने लगा, क्योंकि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा था। इस बीच 2 मजिस्ट्रेट खास साहब रहमान बख्श और ठाकुर महेंद्रपाल सिंह, इन्हें मौके पर बुलाया गया और उसके बाद आजाद के पार्थिव शरीर को उनका निरीक्षण किया गया पार्थिव शरीर का, और 8 लोगों ने एक गाड़ी में उनके शव को रखा, वहां से ले जाया गया। पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ने पुलिस से अनुरोध किया था कि आजाद का पार्थिव शरीर उन्हें दे दिया जाए, वो उनकी अंतिम संस्कार वो करेंगे विधि विधान से, लेकिन पुलिस ने उनके इस अनुरोध को टाल दिया था। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की भले ही मृत्यु को कंफर्म हो गए हों, लेकिन वो बेहद डरे रहे थे। पूरा ना सिर्फ प्रयागराज की ब्रिटिश हुकूमत, उनके प्रशासनिक अफसर, पुलिस अफसर, बल्कि जो दिल्ली से भी उनको संदेश मिल रहे थे, उससे भी वो सब डरे हुए थे। बेहद पहले तो कहा गया कि संगम घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन फिर रसूलाबाद घाट पर वहां पर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि उन्हें डर था अंग्रेजों को कि भीड़ बहुत पहुंच जाएगी। अब बाद में चंद्रशेखर आजाद के एक रिश्तेदार शिव विनायक मिश्रा घाट पर पहुंचे। उन्होंने जब पाया कि आजाद का पार्थिव शरीर आधा जल चुका है, उन्होंने दोबारा उनकी चिता को मुखाग्नि दी और जो परंपरागत तरीका होता है उस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। जो अल्फ्रेड पार्क, जहां पर ये घटना हुई थी, जहां पर शहादत हुई थी चंद्रशेखर आजाद की, वहां पर उस जगह पर जैसे ही लोगों को सूचना मिली, वहां पर जगह जगह लोगों ने आजाद लिखना शुरू कर दिया और शहीद के लहू से भीगी माटी को हासिल करने के लिए भीड़ उमड़ आई, लोगों में होड़ लग गई। वहां की मिट्टी लोग लेकर जाने लगे, जो पेड़ था उसके नीचे लोगों का बड़ा जमावड़ा जुटने लगा। फूल माला जलाकर लोग वहां पर ले जाकर अगरबत्ती, दिया, दीपक वहां पर प्रज्वलित करते थे और उस स्थान पर आरती भी होने लगी। और जो ये सब कुछ देखकर अंग्रेज और भड़क उठे और इस लोकप्रियता को उनको कतई एहसास नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद भी इस तरीके से उनकी इतनी बड़ी लोकप्रियता रहेगी। सिहर उठे एक तरीके से अंग्रेज, और एक रात आनंद फानन में अंग्रेजों ने उस पेड़ को, जामुन का जो पेड़ था, उसे काट दिया और वहां की जमीन को रातों रात समतल कर दिया, जिससे कोई जो शहादत के उनके जो भी सबूत है ना, वो सारे कुछ मिट जाए। लेकिन अमर नायकों की, जो शहीद हैं देश के, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी शहादत को लोगों के दिलों से कैसे मिटा सकते थे। हालांकि आजाद के शहादत स्थल पर जब ये मिटा भी दिया उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में 1939 में,
बाबा राघव दास ने जामुन का एक पेड़ लगाया था, ये फिर से फला फूला और आज भी चंद्रशेखर आजाद की शहादत की गवाही दे रहा है। ये पेड़ उसी जगह पर लगाया गया। कुंभ नगरी प्रयागराज, जिसकी आप पिछले 2 महीनों से लगातार चर्चा सुन रहे होंगे, इसी प्रयागराज में इस महान सेनानी ने जो अंतिम क्षण बिताए, तमाम यादें इस प्रयागराज में, इस क्षेत्र में मौजूद हैं। ये इलाका पूरा इन यादों को समेटे हुए है। क्रांति युद्ध के इस अमर सेनानी जननायक के 94वें शहादत दिवस पर पीटीसी न्यूज़ की तरफ से शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। नमस्कार।